तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई इसी क्राइम तक कहानी में मैंने आपको चंबल की कहानियां सुनाई, कई डाकुओं की कहानी सुनाई, लेकिन एक जो कहते हैं कि चंबल में डाकुओं का जिसे राजा कहते हैं, द किंग ऑफ डकैट्स, उसकी कहानी अछूती रह गई थी, नहीं सुना पाया था। डाकू मलखान सिंह, चंबल का सबसे अमीर, सबसे रईस डाकू, चंबल का वो डाकू जिसके पास सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड गन थे, चंबल का वो डाकू जो पुलिस जब मुठभेड़ होता तो अपने सरकारी वही पुराने बंदूकों से लड़ा करती, और मलखान के पास वो सारे नए हथियार जो विदेशों से आते थे, इटालियन दूरबीन हाथ में लिए रहना, जब चलना तो हाथ में एक लाउड स्पीकर लेकर चलना, ऐलान करते हुए। कहते हैं उसके गैंग में कम से कम 20 लोग तो ऐसे थे जो हर वक्त उसकी जान देने के लिए तैयार रहते थे, इतने वफादार थे। एक ऐसा डाकू जिसकी दहशत की वजह से आसपास के करीब 6-7 जिलों में रेप की वारदात कम हो गई थी, क्योंकि मलखान सिंह का साफ हुक्म था कि अगर उसके इलाके में इसे पता चल गया कि किसी ने किसी महिला या किसी लड़की के ऊपर बुरी नजर डाली या उसका शोषण किया या उसके साथ रेप किया, तो फिर उसकी सजा एक है, चौराहे पर गोली मारना। तो कहते हैं उसकी दहशत की वजह से वाकई रेप की वारदात कम हो गई थी। कौन है ये मलखान सिंह, जिसे चंबल का डाकू का मतलब डाकुओं का सरदार कहा जाता है, द किंग ऑफ डकैट्स? मध्य प्रदेश में एक जगह है भिंड। ये भिंड वही इलाका है, पूरा बेल्ट है, जहां से बहुत सारे डाकुओं की कहानी निकलती है। तो इसी भिंड इलाके में एक गांव है बिलाव गांव। बात 60-70 की है, 1960-70 की। इस बिलाव गांव पर एक पुरोहित परिवार का दबदबा हुआ करता था। पुरोहित परिवार, पूरे गांव में ज्यादातर जमीन उन्हीं की, एक तरह से राज भी उन्हीं का, हुक्म भी उन्हीं का। और ये पुरोहित परिवार इसलिए भी ताकतवर हुआ करता था कि इनमें से इसका एक रिश्तेदार उस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री। तो मंत्री साहब का परिवार गांव में, गांव की ज्यादातर जमीन पर उनका कब्जा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे वो गरीबों पे जुल्म भी ढाने लगे। तो इस पुरोहित परिवार के इस टॉर्चर से, इस ज्यादती से परेशान बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्हीं में से एक लड़का था। उस वक्त उसकी उम्र थी करीब 16 साल, मलखान नाम था। तो मलखान की दिक्कत ये नहीं थी कि बाकी सब पुरोहित परिवार क्या करता है। उस गांव में एक मंदिर, और उस मंदिर की बहुत बड़ी जगह थी, करीब 100 बीघा जमीन पर वो मंदिर था, और उस मंदिर की जमीन पर भी पुरोहित परिवार ने कब्जा कर रखा था। मलखान को लगता था कि भगवान और मंदिर, इन पे सभी का हक है, बराबर का हक है, तो इस मंदिर पर क्यों कब्जा एक परिवार का। तो इसको लेके मलखान थोड़ा सा बगावती तेवर रखता था। तो पुरोहित परिवार के खिलाफ यहीं से मलखान की एक लड़ाई शुरू होती है। उसने गांव वालों को एक तरह से जागरूक करना शुरू कर दिया कि ये मंदिर है, भगवान की जगह है, और ये पुरोहित परिवार के लोग इसकी आसपास की जगह पे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। और उस वक्त वहां पे उस गांव में जो पुरोहित परिवार का मुखिया हुआ करता था, उसका नाम था कैलाश पंडित। तो कैलाश पंडित का दबदबा था, और कैलाश पंडित के इस कब्जे के खिलाफ मलखान ने अचानक आवाज उठानी शुरू की। तो जब मलखान ने आवाज उठानी शुरू की, लोगों को बताना शुरू किया कि ये मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, तो अब कैलाश पंडित को लगा कि ये बात धीरे धीरे गांव वालों तक पहुंचेगी, वो जागरूक होंगे तो गड़बड़ होगा। तो अब चूंकि पहुंच भी थी, पुरोहित परिवार की जो दबदबा था वहां पर, और उसके मुखिया कैलाश पंडित, तो पुलिस भी अपने ही पास थी एक तरह से, क्योंकि परिवार का एक सदस्य मंत्री था। तो कैलाश पंडित ने पुलिस से कहकर मलखान को उठवा दिया और कहा कि ये थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, तो आप थोड़ा इसको देख लो। कैलाश पंडित को किसी झूठे मोटे मामले में पुलिस उठाकर ले जाती है, खूब पीटती है, पीटने के साथ साथ उसे समझाती भी है, और इसके बाद खैर उसे फिर छोड़ देती है। मलखान वापस आता है, लेकिन अब वो थोड़ा और ताकतवर हो गया। उसे लगा कि इसके साथ जुल्म हुआ, क्योंकि उसने आवाज उठाई। वापस आने के बाद उसे लगता है कि इस जुल्म से बचने का एक ही तरीका है, क्यों ना इस पुरोहित परिवार के खिलाफ पंचायत का चुनाव लड़ा जाए। और उस वक्त कैलाश पंडित वही चुनाव लड़ा करता। तो उसने सीधे सीधे ये फैसला किया कि पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, और मलखान ने पर्चा भर दिया। अब कैलाश पंडित को लगा कि ये क्या कर, पहले तो लोगों को उकसाया, अब चुनाव में भी सामने खड़ा हो रहा है, तो आगे चलकर और भी लोग खड़े हो सकते हैं। तो इस बार फिर कैलाश पंडित ने पुलिस से साथ साठगांठ की, और उसके बाद चूंकि चाचा मंत्री थे कैलाश पंडित के, तो उसने पुलिस से कहा कि चंबल के कुछ डाकू, चूंकि भिंड के पास ही नजदीक है, और उस वक्त एक गिरदरिया डाकू हुआ करता था, तो उसका नाम लिया कि उसके साथ मलखान की काफी नजदीकी है,
वो इस मुखबिर है इस गांव में रहते हुए और डाकुओं की मदद करता है चंबल के। तो ये झूठा केस बनाया, फिर से पुलिस आई, फिर से मलखान को उठाकर ले गई, फिर खूब पीटा पीटा, कुछ दिन था वो जेल में रहा। अब इसके बाद मलखान के घर पे इस दौरान में छापे वापे भी मारे गए, क्योंकि डाकुओं के साथ रिश्तेदारी की बात कर दी थी कैलाश पंडित ने। अब इन सारी चीजों के बाद जब वो वापस आए तो अभी वो सोच ही रहा था कि इसी दौरान में कैलाश पंडित को ये बर्दाश्त नहीं था कि वो बाहर आए। उसने फिर पुलिस से साठगांठ की और एक अपने ही रिश्तेदार के कत्ल का इल्जाम पहली बार मर्डर का मलखान पर लगा दिया। पुलिस एक मर्डर के इल्जाम में पहली बार मलखान को पकड़ती है जो कैलाश पंडित ने लिखवाया था। लेकिन अभी वो जेल जाता और ये सोच ही रहा होता कि तभी उसी दौरान मलखान से बदला लेने के बदले मलखान के एक दोस्त का कत्ल हो जाता है। ये बात जब मलखान को पता चलती जेल में, तब मलखान को पहली बार लगता है कि अब बहुत हुआ। वो तमाम लड़ाई लड़ रहा था गांव के मंदिर और उस जमीन को लेकर, लेकिन अब झूठा इल्जाम पे इल्जाम लगता जा रहा और उसके अब दोस्त का भी कत्ल हो गया है। तो इसी के बाद मलखान ने कहा कि अब उसे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। वो जेल से निकलता है और निकलने के बाद अब वो कहता है कि इस पुरोहित परिवार से बदला लेना है और ये शराफत से तो होगा नहीं। अब चूंकि उसके ऊपर एक कत्ल का भी इल्जाम था, तो उसमें यह भी है कि वो शायद पेशी के दौरान भागा दे वहां से, तो भाग के गांव भी नहीं आ सकता था। तो यूपी के अलग अलग शहरों में गया जहां पे कुछ रिश्तेदार रहते थे। फिर उसने अपने कुछ चचेरे भाई और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर यह तय किया कि पुरोहित परिवार से बदला लेगा, और खासतौर पर कैलाश पंडित से। और इसी के बाद उसने फिर चंबल का रुख किया। चंबल जाने के बाद इसने अपना छोटा मोटा गैंग बनाया। उस वक्त गैंग में ज्यादातर इसके अपने रिश्तेदार और दोस्त थे, वो सारे नौजवान थे। और इसके बाद अब यह था कि बदला लेने के लिए तो हथियार चाहिए, हथियार कहां से लाए। तो चंबल जाने के बाद इन लोगों ने पहली बार किडनैपिंग, रैंसम वसूली, क्योंकि उससे पैसे कमाने थे और चंबल का ये था कि आप पकड़ यानी कि किडनैप करें। तो वहां किडनैपिंग शुरू कर दी। उससे कुछ पैसे आए तो हथियार खरीदे। हथियार खरीदने के बाद जब लगा कि इतने हथियार काफी है, एक दिन मलखान ने अपने लोगों के साथ उसी गांव में घुसकर कैलाश पंडित, जिसकी वजह से उसे लगा था कि वो चंबल का उसको रुख करना पड़ा, वहां उसके ऊपर हमला कर देता है। 6 गोली लगने के बावजूद कैलाश पंडित बच जाता है, लेकिन एक दूसरा शख्स मारा जाता है। और इसके बाद अब मलखान वहां से निकलता है। अब उसे मालूम है कि एक ताकतवर शख्स के ऊपर हमला किया है, पुलिस ज्यादा पीछे पड़ेगी। तो पुलिस वाकई उसके पीछे पड़ गई। एक मंत्री के रिश्तेदार पे गोली चली थी, एक शख्स मरा था। तब इसके बाद पुलिस लगातार मलखान को ढूंढ रही थी और मलखान के पास अब और कहीं जाने का रास्ता था नहीं। तब उसने कहा कि परमानेंट चंबल यानी बिहार को ही अपना ठिकाना बना ले। लेकिन उसे लगा कि ये सिर्फ मामूली हथियारों के बल पर वो यहाँ पे राज नहीं कर सकता। अब उसने इसके बाद आनंद फानंद में बहुत सारी किडनैपिंग शुरू कर दी। कहते हैं कि चंबल के इतिहास में इतने कम वक्त में किसी डाकू ने इतनी किडनैपिंग नहीं की होगी। बहुत सारे डाकुओं के गैंग ने मिलकर, जो अकेले मलखान ने कम वक्त में कर दिया, क्योंकि उसे पैसा चाहिए था और उसे ये बात पता थी कि उसका अभी तक मेन दुश्मन बाकी है। और ये बात उसे बहुत एक तरह से गुस्सा दिला रहा था। तो उसने बहुत सारे किडनैपिंग कर डाले और कहते हैं उससे लाखों रुपए कमाए। और अब तक उसकी अब टीम जो है करीब 100 लोगों की टीम हो गई थी। चंबल में बड़े कम डाकू ऐसे हुए जिनकी 90-100 लोगों की टीम हो। तो उसने कम से कम 90-100 लोगों की टीम बना दी। और अब धीरे धीरे इतनी ज्यादा पकड़ होने लगी कि लोग उन इलाकों में शाम को निकलते हुए, बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, जो थोड़े बहुत ठीक ठाक पैसे वाले, निकलते हुए डरने लगे, अपने बच्चों को निकालते हुए डरने लगे। तो एक साथ 3-3 स्टेट, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में अब मलखान का दबदबा हो गया था। उसकी गैंग भिंड, मुरैना, इटावा, जालौन, आगरा, धौलपुर, इन सब जगहों पर एक्टिव थी, इन 5-6 जगहों पर खास तौर पर। अब जब इतनी सारी किडनैपिंग की तो फिर पैसे आए। पैसे का मकसद एक ही था। फिर चंबल का इकलौता और पहला डाकू मलखान सिंह बना, जिसने इन पैसों से कहा कि न सिर्फ अपनी बल्कि गैंग की जान बचानी है तो हथियार अच्छे होने चाहिए। और उसे देखा था एमपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश या यूपी पुलिस के पास किस तरीके के हथियार हैं। तो उसने सबसे पहले सेल्फ लोडिंग अमेरिकन राइफल मंगाई। अमेरिकन राइफल के अलावा इटालियन दूरबीन मंगाई, क्योंकि जो चंबल है वहां के ऊपर पहाड़ियों पे, पगडंडियों पे दूर से पुलिस की एक्टिविटीज या बाकी लोगों के ऊपर नजर रख सके। तो उसने इटालियन दूरबीन मंगाई। इसके अलावा उसके पास AK-47 कार्बाइन जैसे हथियार थे। और इधर पुलिस के पास वही पुराने बाबा आदम के जमाने के हथियार थे। 3 हथियारों के आने के बाद अचानक मलखान का हौसला, मलखान के गैंग का हौसला बढ़ा और ये लोग अब बहुत ताकतवर हो गए। अब जैसे जैसे वो ताकतवर हो गए, मलखान का हर तरफ नाम होने लगा। तो उस वक्त भी चंबल में और भी बहुत सारे अलग अलग गैंग एक्टिव थे डाकुओं का। तो उन्हें जलन होने लगी मलखान से कि हम भी चंबल में हैं, लेकिन ये अभी अचानक आया और ये इतना बड़ा नाम हो गया, इसके लोगों से अब डरते हैं लोग नाम से और पैसे देते हैं।
तो कहते हैं कई बार आपस में डाकुओं की मुठभेड़ हो गई, मलखान गैंग और दूसरे डाकुओं से। लेकिन इस दौरान में हुआ यह कि मलखान ने अपने गैंग को एक साफ हुक्म दे रखा था कि चंबल के अंदर जितने भी बागी हैं, डाकुओं को वहां बागी ही कहते हैं, मलखान खुद को बागी कहलाना पसंद करता था, उसे कोई डाकू कहे तो गुस्सा आता था। तो उसने कहा जितने भी चंबल के अंदर और बागी गैंग एक्टिव हैं, अगर आमना सामना हो तो कभी उनको सर सीने पर गोली मत मारना, या तो उनके हाथ पर मारना या पैर पर मारना, मतलब उनकी जान नहीं लेनी है, क्योंकि वो हमारी तरह ही बागी हैं। तो ऐसे कई मुठभेड़ हुए और इन मुठभेड़ों के बाद सामने वाला जो राइवल गैंग है वो घिर गया, लगभग जान जा सकती है, और उनको मौका मिला तो वो मलखान के गैंग को सीधे मार दें। लेकिन मलखान का हुक्म था, तो जितने भी राइवल गैंग थे उनके या तो हाथ या पैर पर गोली मारकर उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाता। धीरे धीरे ये बात पूरे चंबल के बाकी गैंग तक पहुंची और यहीं से मलखान को लेकर अब दूसरे गैंग जो अब तक उसे दुश्मन मान रहे थे, इज्जत बढ़नी शुरू हो गई कि नहीं ये बंदा तो अपने लोगों की जान भी नहीं ले रहा, जबकि हम घिर चुके थे, मार सकता था। तो कहते हैं यही वो वक्त था जब उसको दस्यु किंग यानी कि डाकुओं का राजा कहा जाने लगा, यह खिताब मिला। इसके बाद धीरे धीरे इनकाउंटर होने लगे, कई ऐसे, अब जब किडनैपिंग और ये ज्यादा हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो रहा है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी की पुलिस फोर्स लगातार लगी हुई, फिर एसटीएफ बनाई गई, लेकिन मलखान तक पहुंच नहीं बन पाई। बल्कि एक बार ऐसी एक मुठभेड़ में पुलिस के साथ एक पुलिस वाला मलखान गैंग के हाथ लग गया। बाकी एनकाउंटर के बाद सब पुलिस वाले फिर भाग गए और मलखान के हाथ एक पुलिस वाला लग गया। और कहते हैं उस दिन दशहरे का दिन था, तो जब वो पुलिस वाला हाथ लगा तो बाकी गैंग के लोग ये थे कि पुलिस वाला ऐसे तो मारना ही मारना है, तो बस उस पुलिस वाले को मारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तभी मलखान आता और देखता है ये पुलिस वाला है, वो अपने गैंग के लोगों से कहता है इसको छोड़ दो, इसको घर जाने दो। तो टीम के लोग कहते हैं कि एक पुलिस वाला है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, वो उनको मौका मिलता तब तक हम लोगों को मार देते। बोला बात तुम्हारी सही है, लेकिन ये एक पुलिस वाला है और आज दशहरा है, इसका भी घर परिवार है, बीवी बच्चे होंगे, अगर ये मर गया तो इसकी मौत की खबर सुनकर इसका पूरा परिवार मर जाएगा। तो त्यौहार का भी दिन है और इसकी एक मौत से इसके परिवार की भी मौत हो जाएगी, इसीलिए इसको छोड़ दो। कहते हैं कि वो पुलिस अफसर वहां से वापस उसको भेजा गया और वो अपने घर गया। घर जाने के बाद उसने अपना ट्रांसफर ले लिया, सिर्फ इसलिए कि कल को अगर कोई और ऐसे ही ऑपरेशन मलखान के खिलाफ चलाया जाए तो वो नहीं चाहता था कि उस ऑपरेशन का हिस्सा बने। उसके मन में मलखान के लिए कहीं ना कहीं इज्जत आ गई थी, तो उसने ट्रांसफर ले लिया ताकि किसी और ऐसे ऑपरेशन में कभी शामिल ना हो। लेकिन इधर अब इतने सारे केस होने लगे कि पुलिस के ऊपर भी दबाव पड़ने लगा कि मलखान को पकड़ो। लेकिन मलखान धीरे धीरे पॉपुलर भी होता जा रहा है। उस जमाने में फूलन देवी भी फिर आगे चलकर जब एक गांव के 22 लोगों का कत्ल किया अपनी आबरू के बदले में, तो फूलन देवी भी पहुंची वहां। तो फूलन देवी भी मलखान को बहुत रिस्पेक्ट देती। और जो मलखान का अचानक नाम हुआ उसकी वजह यह थी कि मलखान ने अपने गैंग में एक साफ हुक्म पास कर रखा था कि अगर मेरे गैंग के किसी भी मेंबर ने कभी किसी महिला या लड़की की तरफ बुरी नजर उठाकर देखी या मैंने सुना कि उनके साथ जबरदस्ती की, तो फिर उसे सीधा चौराहे पर गोली मारेंगे, फिर चाहे वो मेरी गैंग का ही मेंबर क्यों ना हो। और उसके गैंग कैसे मेंबर थे कि जैसे 20 लोगों की ऐसी टीम थी जिसके एक इशारे पर मलखान के लिए जान दे सकते थे। तो जब भी ये बात पता चली तो चंबल के अंदर बाकी गैंग को भी पता चली, फूलन देवी तक की भी बात गई, तो उन लोगों की नजर में मलखान की इज्जत और बढ़ गई। इधर दूसरा ये हुआ कि छिटपिट कुछ वारदात हुई तो ऐसे कुछ लोगों को जो पता चला कि इसने महिला को छेड़ा है या उसके साथ जबरदस्ती की है, मलखान और मलखान के गैंग ने जाकर बाकायदा चौराहे पर गोली मारी। ये बात जब फैली, मीडिया में आई, उस वक्त अखबारों में, तो लोगों के अंदर एक दहशत फैल गई। खासतौर पर आसपास के 5-6 जैसे मुरैना, इटावा, जालना, आगरा, धौलपुर, ये वो इलाके थे, भिंड, यहाँ पर फिर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी महिला की तरफ बुरी नजर उठाकर देखें। खुद मलखान के गैंग के लोग जब निकलते और कहीं किसी गांव में किसी महिला या लड़की से आमना सामना होता, तो इस गैंग की खासियत थी वो लोग नजरें झुका कर रखते और उन महिलाओं के पैर छूकर आगे बढ़ जाते। तो जब ये बात पता चली तो फिर कई लोगों को सजा दी अपने हाथों से। हालांकि वो गलत है, कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन ये मलखान का हुक्म था। और उसके बाद इन इलाकों में रेप की घटनाएं कम हो गई और खुद पुलिस के पास ऐसी रिपोर्टें कम आने लगी। और कहते हैं कि ये दहशत या फिर डर का असर था मलखान के, जिसकी वजह से ये रेप की वारदात कम हुई। लेकिन अब मलखान एक डाकू था, लगातार केसेस बढ़ रहे थे, पुलिस के ऊपर फोर्स था, करीब करीब 95 से ज्यादा केसेस उसके ऊपर, किडनैपिंग, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, जबरन वसूली, इन सब के दर्ज हो चुके थे। तो अब सरकार को भी लगा कि कुछ करना चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी तीनों ही राज्य की सरहद पे वो एक्टिव था। तीनों सरकार भी परेशान थी। उस जमाने की उसके ऊपर इनाम भी फिर रखना पड़ा मजबूरी में
70,000, आज के ज़माने में करीब 6-7-8 लाख रुपए होंगे। तो 70,000 रुपये इनाम भी रखा। फिर 3 स्टेट को मिलाकर पहली बार एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बनाया गया जो सिर्फ मलखान के लिए। इसमें यूपी, एमपी और राजस्थान की पुलिस फोर्स शामिल थी। इस स्पेशल टास्क फोर्स ने चंबल में हर जगह छान मारा मलखान को, गांव में अपने मुखबिरों के जाल बिछाए। लेकिन कहते हैं कि जो पूरा इलाका था, खासतौर पर ये जो 5 इलाका बार बार आपको बता रहा हूं मैं, इन इलाकों में मलखान के चाहने वाले बहुत थे। कोई भी मलखान के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। और यही पुलिस और एसटीएफ की नाकामी थी कि मलखान की मूवमेंट, मलखान का गांव जाना, किसी शादी ब्याह में अटेंड करना, ये सारी चीजें होती थी, लेकिन कोई खबर देने को तैयार नहीं था और मलखान के खिलाफ कोई मुखबरी करने को भी तैयार नहीं था। तो एसटीएफ लगातार महीनों लगी रही, बहुत सारे पैसे खर्च हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त थी, उसकी भी मदद थी एसटीएफ के साथ काम करने के लिए। जिंदा या मुर्दा पकड़ने का भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन एसटीएफ की टीम मलखान तक नहीं पहुंची। इसी दौरान अब भी जिस वजह से मलखान बना था, उसका पहला दुश्मन कैलाश पंडित, तब तक जो पहले बार गोली चली वो बच गया, वो अभी तक हाथ नहीं आया था। आखिरकार लंबे वक्त के बाद फिर एक दिन मलखान को खबर मिली कि कैलाश पंडित गांव में आया हुआ है, उसी बिलाव गांव में। इसने अपने पूरे लोगों के साथ गांव पर धावा बोला और धावा बोलने के बाद कैलाश पंडित को गोली मारी। और इस तरीके से जिस दुश्मनी के चलते वो चंबल तक पहुंचा था, उस दुश्मन को इसने मार डाला। कैलाश पंडित की मौत के बाद एमपी में फिर हड़कंप मचा, क्योंकि कैलाश पंडित एक अच्छे खासे मतलब दबंग परिवार से। तो फिर ये वो सवाल उठा पुलिस पे, प्रशासन पे। तो उस वक्त अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इत्तेफाक की बात है, जब भी कोई बड़ा डाकू जिसने सरेंडर किया, वो शायद एक मुहिम स्कीम ही चल रही थी, जैसे फूलन देवी, तब भी अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे। तो कैलाश पंडित की मौत के बाद अब ये लगा कि मलखान सिंह तो इसलिए डाकू बना था, तो अब उसका मिशन तो पूरा हो गया, तो अब खत्म होना चाहिए। लेकिन उसका एक काम अब भी अधूरा रह गया था। 2 चीजों की वजह से उसने चंबल का रुख किया था। एक, कैलाश पंडित उस पुरोहित परिवार का वो मुखिया, जिसके आतंक की वजह से वो कई बार बेकसूर होते हुए जेल गया। और दूसरा, वो गांव का वो मंदिर 100 बीघा में जो था, जिसके ऊपर कब्जा कर रखा था, पुरोहित परिवार का कब्जा था। और मलखान चाहता था कि जमीन पूरे गांव वालों के हिसाब से हो, उनके लिए, मतलब ये सभी का हक हो इस पर। तो कैलाश पंडित को तो मार डाला, बदला पूरा कर लिया, लेकिन मंदिर का और जमीन का मसला अभी हल नहीं हुआ था। इत्तेफाक से इसी दौरान मलखान चूंकि इतना ज्यादा चंबल का सबसे बड़ा डाकू, किंग ऑफ डाकू हो गया था, तो बहुत सारे मीडिया की भी नजर थी। तो कुछ अखबार, उस वक्त टीवी न्यूज चैनल इतना था नहीं, तो कुछ अखबार के रिपोर्टर उस जमाने में मलखान की तस्वीरें लेने, इंटरव्यू लेने के लिए अपने अपने सोर्सेस के जरिए चंबल पहुंचते हैं। और उसमें खासतौर पर 3 जर्नलिस्ट थे। वहां जाकर मुलाकात की, बात की, उसके बाद वापस आते हैं, रिपोर्ट करते हैं। फिर इसी दौरान उन्हें पता चला इस मंदिर और जमीन के बारे में, उन्होंने सवाल किया था। तो सरकार तक ये बात पहुंचती है कि मलखान का मेन दुश्मन तो मारा गया, लेकिन वो जमीन का विवाद अब भी कायम है। और जब तक जमीन का विवाद कायम है, मलखान मतलब हथियार नहीं डालेगा। तो अब इन तीनों पत्रकारों के जरिए ये मीडिएटर बने और एमपी सरकार ने फिर बात की मलखान से। और इसमें उस वक्त सेंट्रल केंद्र में सरकार जो थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी से भी सहमति ली गई। उसके बाद इन 3 जर्नलिस्ट के जरिए मलखान तक संदेश पहुंचाया गया। मलखान ने कहा कि ठीक है, अगर वो जो गांव की जमीन है, अगर वो 100 बीघा जमीन पुरोहित परिवार के कब्जे से आजाद करा दिया जाए, तो मैं सरेंडर के बारे में सोच सकता हूं। अच्छा, इत्तेफाक से उसी दौरान में एक एसएसपी भी आए थे, जो बहुत सारे डाकुओं का एनकाउंटर चल रहा था। और इसी दौरान में ये 3 जर्नलिस्ट सरकार से बात कर रहे थे। तो जब ये 100 बीघा जमीन के बारे में जो मंदिर की बात थी, और उसमें ये भी नहीं था कि मलखान चाहता था कि वो जमीन उसके नाम पे हो, वो चाहता था सिर्फ पुरोहित परिवार से मुक्त करा दिया जाए और उसका गांव वालों का अधिकार हो उस पर। तो इन 3 जर्नलिस्ट के जरिए मलखान से बातचीत होती रही। इंदिरा गांधी ने भी सहमति दे दी और आखिरकार अर्जुन सिंह ने फिर ये बात मान ली। उन्होंने सारी जमीन के बारे में जो तफ्तीश थी, जांच कराई और फिर पाया कि हाँ, इस पे गलत तरीके से कब्जा हुआ है। तो मलखान की इस बात को कि पुरोहित परिवार के कब्जे से जमीन को छुड़ाया जाएगा, ये मैसेज दिया गया और कहा गया कि अब ये जमीन उनके कब्जे से ले लिया गया है। जब ये बात पहुंची मलखान तक, तो मलखान ने कहा कि ठीक है, मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। 15 जून 1982, 15 जून 1982, यही वो तारीख थी जो तय हुई कि मलखान अपनी पूरी गैंग के साथ वो हथियार डालेगा। इसके बाद कहते हैं उस दिन मलखान सिंह पहले माता दुर्गा की मूर्ति के सामने गया, वहां उसने अपने हथियार रखे, पूजा किया और फिर
एक मैदान में उसके आत्मसमर्पण का, ये सरेंडर का पूरा वो रखा गया था, जिसमें अर्जुन सिंह खुद थे मुख्यमंत्री। ये सुनकर कि मलखान सिंह यहाँ आने वाला है, सरेंडर करने के लिए आने वाला है, कहते हैं करीब 35,000 के आसपास भीड़ वहां पहुंच चुकी थी। पूरे ग्राउंड में भीड़ को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल काम हो गया था। उनमें से ऐसे न जाने बहुत सारे पुलिस वाले थे जो खुद एक झलक मलखान की देखना चाहते थे। तो करीब 30-35 हजार की भीड़ की मौजूदगी में मलखान के तमाम गैंग मेंबर ने एक एक करके वो सोफिस्टिकेटेड, वो सबके आधुनिक हथियार रखे और फिर अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर किया। इस सरेंडर से पहले मलखान सिंह ने कुछ शर्तें रखी थी। एक ये कि उसे या उसके गैंग के किसी भी मेंबर को अब तक किए गए उसके किसी भी जुर्म के लिए सजाए मौत नहीं दी जाएगी। बाकी आप मुकदमा चलाओ जो भी है, लेकिन आप फांसी की सजा नहीं दोगे और उनके परिवार को तंग नहीं करोगे। ऐसी कुछ और शर्तें थी। इसके बाद इन शर्तों को माना गया। इन लोगों के सरेंडर के बाद इन सभी लोगों को कुछ दिनों तक वहां एक ओपन जेल में रखा गया और फिर जो करीब 94 केस थे, वो केस का मुकदमे की शुरुआत हुई। लेकिन चूंकि उस वक्त एक चल रहा था कि एक सुधार कार्यक्रम, तो इसमें बहुत सारे में तो ज्यादातर केस में कोई गवाही नहीं आया, सबूत तो थे ही नहीं। तो करीब 6 साल तक जेल में रहने के बाद 1982 में ये हुआ था और 89 में मलखान जेल से रिहा हो गया। करीब 6 साल टोटल जेल में रहा। जेल से रिहाई के बाद वो बाहर आया, फिर वो अपने परिवार के साथ रहा। फिर उसने धीरे धीरे राजनीति का रुख किया। उसने चुनाव भी लड़ा, हालांकि हारा। और अभी जिस गांव से ये पूरी दुश्मनी की बुनियाद शुरू हुई थी, ये कहानी अभी ताजा ताजा उसी गांव पर आकर खत्म हो रही है। वो इसलिए कि इस गांव को पुरोहित परिवार के कब्जे से मुक्त कराना, गांव की 100 बीघा जमीन को आजाद कराना, ये लक्ष्य था मलखान का। और जमीन आजाद हो गई। पुरोहित परिवार का जो उस वक्त कैलाश पंडित, उसको खुद ही मलखान ने मारा। और अब उस गांव की मुखिया, सरपंच मलखान की बीवी, वो भी निर्विरोध, यानी कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ लड़ने के लिए। और मलखान ने यह वादा किया, मलखान इस वक्त अभी भी वही है, और कि वो इस गांव का पूरा नक्शा बदल कर रख देगा और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सड़क से लेकर पानी, हर चीज इस गांव की बेहतर होगी। तो मलखान की पत्नी इस वक्त सरपंच इस गांव की।